Hello students, welcome to the another lecture of your structure of atom. So last class हमने यहाँ पर स्टॉप किया था कि आपका एटॉमिक एंड मास नंबर क्या होता है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स मैं आपको पढ़ा देती हूँ और एक दो न्यूमेरिकल हैं वो हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. सो बेसिकली आइसोटोप एंड आइसोबार क्या होते हैं हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं. द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट using the normal element symbol X with a superscript on the left hand side as atomic mass number A and the subscript on the left hand side as what the atomic number. Okay, so basically क्या है ये आपका आइसोबार्स एंड आइसोटोप से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक जो होता है आपका एटॉमिक नंबर एंड जो एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक जो आपका मास नंबर होता है उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास दो सिंबल होते हैं. जैसे हमको पता है ये एटॉमिक नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं व्हाट, इसको हम डिनोट करते हैं Z से, ठीक है. एंड एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं A से, ठीक है, हमें पता है A से डिनोट करते हैं हम इसको. सो बेसिकली जब भी हम कोई एटम का रेफरेंस देते हैं, ठीक है, तो हम उस एटम को अगर हम मान लेते हैं X, ठीक है, कोई एटम को अगर हम मान लेते हैं, जो भी एटम, लेट इट बी सपोज कोई भी एटम, हम उसको X मान लेते हैं, ठीक है. तो बेसिकली एटॉमिक जो मास होता है उसको हम राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर एज सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं. देखो जो भी चीज ऐसा ऊपर यूज होती है उसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं. और जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 2 हो गया स्क्वायर, ये सुपर स्क्रिप्ट है. वैसे ये ऊपर यूज हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, बट तो ये सुपर स्क्रिप्ट, और जो नीचे यूज होता है उसको हम सबस्क्रिप्ट, और जो नीचे जो यूज होता है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट. तो ये आपका एटॉमिक, बेसिकली कोई भी एटम है X, ठीक है, और उसमें आप अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिनोट करना है तो आपको एटॉमिक नंबर, आपका एटॉमिक नंबर Z से डिनोट होता है, आप उसको लोअर में लिखोगे एज सबस्क्रिप्ट और मास नंबर पर आपका सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है. जैसे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है. आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, ठीक है. तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, X की वैल्यू क्या, Z की वैल्यू क्या हुई आपकी 1. अब अगर आपको मैं पूछूं हाइड्रोजन का मास क्या होता है, तो आप हाइड्रोजन का मास भी आपका यही होता है, 1 ही होता है. तो आप A लिखोगे, A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है. A भी 1 होता है तो आप इसमें क्या लिखोगे, X 1 1. X की जगह X क्या है आपका, ये X आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है. तो यहाँ पर X की जगह लिख दोगे हाइड्रोजन 1 1. क्या हो गया? हाइड्रोजन 1 1. ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है. ना हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है. अब ये बेसिक चीज थी जो आपको पता नहीं थी, मैंने बता दी. यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ एनी एटम, जो भी एटम का कंपोजिशन होता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल. जैसे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसको X मान लो, विद सुपर स्क्रिप्ट जो मैंने आपको अभी बताया, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज एटॉमिक मास. जो सुपर स्क्रिप्ट होगी वो एटॉमिक मास होगी लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपका सबस्क्रिप्ट होगा वो उसको Z से डिनोट करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है. नाउ हम आइसोबार्स और आइसोकोर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. सो आइसोबार्स आर द एटम्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले ले कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी ये तो मैंने कार्बन कार्बन लिख दिया, कार्बन एंड नाइट्रोजन. और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आइसोबार्स. आइसोबार्स वो होते हैं जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब Z है ना आपका एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, बट क्या होता है, मास नंबर, मास नंबर जिसको हम A से डिनोट करते हैं वो होता है डिफरेंट. क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट हो जाता है, मास नंबर डिफरेंट हो जाता है. अगर नहीं दिख रहा हो, आई एम रियली सॉरी, ठीक है. तो ये होता है आपका आइसोबार्स. आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है. इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन. आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, मैं आपको पूछूं, सबसे पहले यहाँ पर पूछ लेती हूँ कार्बन का. कार्बन एंड नाइट्रोजन हमने लिया है. अब बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसको Z से. एंड कार्बन का मास नंबर कितना होता है, कार्बन का मास नंबर होता है आपका 12, ठीक है, क्या होता है 12. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 7, ठीक है. एंड
जो मास नंबर कितना होता है, ठीक है, आपका मास नंबर होता है एटॉमिक इसका, वो होता है आपका 14, क्या होता है 14 हो जाएगा, राइट, डबल हो जाएगा 14। तो आपके बहुत बहुत प्रकार के, पहले मैं आपको एक और बता दूं, कार्बन का हमारा नॉर्मली जो एटॉमिक मास होता है ये 12 होता है, ठीक है, इसका डबल कर दिया हमने 12। आपको पता होगा कार्बन के 3 तरह के कार्बन आपके अब मैं आइसोटोप बोलूंगी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पर 3 तरह के कार्बन होते हैं, ठीक है। एक होता है C612, C613, C614, ठीक है। ये हम आपको अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे, ये होता है आपके आइसोटोप्स बताते हैं। तो कार्बन का जो आइसोटोप दैट इज C1614 आइसोटोप जो होता है दैट इज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ये हो गया मास 14। नाइट्रोजन का होता है आपका 7 एटॉमिक नंबर 7 और मास होता है कितना 14, कितना होता है 14। तो यहां पर देखो इनका क्या है, आपका इनका एटॉमिक नंबर क्या है आपके डिफरेंट है, मास नंबर क्या है आपके सेम। तो आइसोबार्स हमारा क्या है विद सेम मास नंबर, सॉरी मैंने आपको एक चीज गलत बता दी, यहां पर क्या लिखा है एटॉमिक नंबर सेम, क्या लिखा है मैंने एटॉमिक नंबर सेम, दिस इज नॉट सेम, दिस इज डिफरेंट, रियली सॉरी, दिस शुड बी डिफरेंट, ओके। एटॉमिक नंबर शुड बी डिफरेंट, मास नंबर शुड बी व्हाट सेम, मास नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। वो मैंने आइसोटॉप की डेफिनेशन बता दी, सॉरी, ठीक है। सो आइसोबार वो होते हैं आपके जहां पर आपका क्या लिखा हुआ है, आइसोबार्स आर द एटम विद सेम, क्या होता है आपके मास नंबर आपके सेम होते हैं और आपके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट एंड मास नंबर सेम इज व्हाट आइसोबार्स, ठीक है। तो आपका जब मैंने ये एग्जांपल लिया कार्बन एंड नाइट्रोजन का, और ये कार्बन का मैंने 3rd आइसोटोप लिया है, ठीक है, जिसमें कार्बन का मास 14 है और नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप है, ठीक है, नाइट्रोजन का नॉर्मल मास है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मास 14 होता है। तो जो कार्बन का C614 वाला है, ठीक है, उसमें इसका मास 14 होता है और एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है। तो यहाँ पर देखो मास सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं आइसोबार्स। डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलती से आइसोटोप की डेफिनेशन दे दी थी। तो इसको हम बोलते हैं आइसोबार्स, जहां पर आपका ये जो होता है Z सेम नहीं होता है बट मास नंबर सेम होता है, ठीक है, मास नंबर सेम होता है 1 और इसको 2 लिख लो, इसको 1 और 2 लिख लो, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ 1 and 2 इज नॉट सेम बट मास नंबर इज सेम। तो यहाँ पर मास दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, ठीक है। तो वही बोला हुआ है आइसोबार्स वो होते हैं आर द एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम मास नंबर बट एटॉमिक नंबर क्या होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन का हमने एग्जांपल ले लिया, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसका C6 है, 7 है एंड 14 मास सेम है। ऑन द अदर हैंड एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, अब मैंने बताया ना, मैं आपको जो डेफिनेशन दी, अब क्या होता है आइडेंटिकल अगर एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। अब इसका जस्ट ऑपोजिट, यहां पर क्या था हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट था, अब क्या होगा आइसोटोप्स, मतलब आपके एटॉमिक नंबर मतलब Z एटॉमिक नंबर सेम होंगे और मास नंबर A क्या होगा डिफरेंट होगा, क्या होगा डिफरेंट, मतलब एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। सो इन अदर वर्ड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर हम इसको अदर वर्ड में समझे तो इक्वेशन हम किसके पॉइंट के हिसाब से 2.4 के हिसाब से समझे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या है न्यूट्रॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड इट इज एविडेंट दैट डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप इज ड्यू टू व्हाट प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंट बिटवीन आइसोटोप किसकी वजह से होता है, डिफरेंस इन दोनों में मास में डिफरेंस किसकी वजह से होता है, मैंने बताया था मास, इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी प्रोटॉन होता है आपका एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से तो हमारा ये एविडेंट है कि जो डिफरेंस है, जो भी हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बिटवीन आइसोटोप के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन एटम का। जो हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोट्रोप होते हैं, जो पहला आइसोट्रोप है वो 99.98% हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन, उसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन होती है, कोई न्यूट्रॉन का अमाउंट प्रेजेंट नहीं होता है। और जो रिमेनिंग 2 आइसोट्रोप होते हैं उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन का एटम आपका क्या होता है
उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। सो द आइसोट्रोप जो 99.98 जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और हम प्रोटीनियम बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है हमारा H1, मतलब एटॉमिक नंबर 1 है और मास भी 1 है। रेस्ट जो परसेंटेज होते हैं हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं 2 अदर आइसोट्रोप्स, जो 2 अदर आइसोट्रोप, मतलब इसमें देख लो आप पूरा 99.9 कितना हुआ, समथिंग कुछ 0.1 समथिंग कुछ परसेंटेज बचा होगा, ठीक है। तो वो परसेंटेज किसमें होता है, बाकी के रेस्ट 2 आइसोट्रोप में होता है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग 2 आइसोट्रोप्स, द वन कंटेनिंग 1, उसमें क्या होता है, एक में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज कितना परसेंट, 0.015%, एंड द अदर पोजेसिंग 1 प्रोटॉन और उसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइटेनियम, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमने ये चीज सीखी, जो हमारा आइसोट्रोप है, जो हमारा आइसोट्रोप बेसिकली क्या है, ये एक तरह का न्यूक्लियस, हमने जैसे न्यूक्लियस में पता है, न्यूक्लियस का के अंदर क्या होता है आपका प्रोटॉन होता है प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो बेसिकली आइसोट्रोप में क्या हो रहा है, आप न्यूट्रॉन का नंबर का डिफरेंस ही तो हो है आइसोट्रोप, राइट। सो आइसोट्रोप में आपका क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर तो आपका सेम होता है, बट आपका मास नंबर डिफरेंट होता है, और ये मास नंबर डिफरेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके किस पे, न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, क्योंकि मास तो किसके वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो बेसिकली जो ये आइसोट्रोप है उसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस इन न्यूट्रॉन हो रहा है, ठीक है, डिफरेंस इन न्यूट्रॉन। अब हम एक हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 आइसोट्रोप होते हैं, ठीक है, 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो जो उसका पहला आइसोट्रोप होता है उसमें वो जो ऑलमोस्ट 99.9% वही हाइड्रोजन आपका अकर है, मतलब वही मिलता है हाइड्रोजन, वही मेन हाइड्रोजन है। बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है समथिंग 0.015 और जो भी 0.00, वो परसेंटेज आपका दूसरे अदर 2 आइसोट्रोप्स हैं, ठीक है, अदर 2 आइसोट्रोप्स हैं, अदर 2 आइसोट्रोप है। तो ये जो हाइड्रोजन बनता है, ये जो 99, उसमें क्या होता है आपका, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, और उसमें 1 प्रोटॉन सिर्फ प्रेजेंट होता है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, 1 प्रोटॉन, सिर्फ 1 प्रोटॉन है, ठीक है। इसीलिए तो उसको प्रोटॉन कहा गया था। अगर आपको याद है, मैंने कहा था ना एनोड रेस, एनोड रेस को क्या कहा था हमने, एनोड रेस को ही हमने क्या कहा था, प्रोटॉन। और एनोड रेस को प्रोटॉन, मैं प्रोडक्ट लिख रही हूं, प्रोटॉन कब कहा था हमने, एनोड रेस को प्रोटॉन हमने तब कहा था जब एनोड रेस, वो जो कैनाल के अंदर हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन को लिया था, जब हाइड्रोजन उसके अंदर थी तभी हमने वो जो रेस निकली थी वो एनोड रेस को हमने प्रोटॉन कहा था। तो वो हाइड्रोजन, तो वैसे ही हाइड्रोजन आपका 99% वही प्रेजेंट है, तो मतलब वही गैस यूज हुई हुई, तो मतलब उसमें क्या है, सिर्फ आपका प्रोटॉन ही है। जब प्रोटॉन है तो मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, बट मास किसकी वजह से होगा, यहाँ पर मास जो है न्यूक्लियस का जो मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से होता है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं प्रेजेंट, तो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होगा। तो प्रोटॉन भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो ये हो गया हाइड्रोजन का। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीनियम, प्रोटीनियम, प्रोटोनियम, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं H11 से, ठीक है, H11 से इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये देखो आप, यही रहा। एंड रेस्ट ऑफ द जो रेस्ट परसेंटेज बचा इसमें से 99.9 से जो रेस्ट परसेंटेज बता, वो क्या है आपका, वो आपका अदर 2 आइसोट्रोप है। सो एक आइसोट्रोप आपका ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम होता है। सो ये ड्यूटेरियम क्या होता है, इसमें आपका एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन तो रहेगा ही, और आपका इसमें एक न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। अब आप बताओ इसका मास कितना होगा, एक अगर प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन है, इसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा। और हमको पता है जो मास होता है वो किसका सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, मतलब 2, तो ये होगा ये। जो दूसरा होता है ट्राइटेनियम, क्या है, हाँ, ट्रीटियम बोलते हैं उसको, ठीक है, ड्यूट्रियम सही स्पेलिंग लिखी थी, TR। और ट्रीटियम जो है उसमें क्या होता है आपका, एक तो प्रोटॉन फिक्स ही है, और आपका 2 न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब 2 न्यूट्रॉन मतलब इसका सिंबल T होता है, एक तो पहले से प्रेजेंट होगा एटॉमिक नंबर। अगर 1 प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन है तो टोटल कितने नंबर, A कितना हो जाएगा, 3 हो गया, तो यहाँ पर 3, ये हो गया ट्राइटियम। क्या लिखा है, ट्रीटियम, क्या है, ट्रीटियम लिखा है।
So the latter isotope is found in traces of the earth, traces amount in the earth, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा प्रेजेंट अमाउंट में कौन है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और दूसरे जो आइसोटोप है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इसका अदर एग्जाम्पल भी एक और है। द अदर एग्जाम्पल कॉमनली अकरिंग आइसोटोप का है आपका कार्बन, जो कि कार्बन के 3 आइसोटोप, जो मैंने आपको बताया था अभी, जो मैं आपको एक चीज बताई थी, जो मैं आपको गलत समझा दिया था ना थोड़ी देर पहले, आइसोबार का डेफिनेशन दे दिया था। तो इसमें क्या था, इसके 3 आइसोटोप थे कार्बन के, 6, 6, 6 और ये 12, 13, 14, ठीक है, 12, 13, 14। सो बेसिकली क्या है इसमें, हमने इससे एक चीज समझी थी, जो जैसे कि आप C12, 6, इसका मतलब क्या है, इसमें आपके ये अगर नंबर, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जितना है वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन भी आपका 6 है। बचे कितने हैं टोटल? 12 है, तो न्यूट्रॉन भी इसमें 6 हो गए, ठीक है। अगेन आपका दूसरा आइसोटोप था 6 और ये 13, तो इसका मतलब क्या है, 6, ये तो एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 6 है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 13 में से 6 माइनस करेगा तो 7 बचेगा, तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 7 बचे। कितने हुए? 7 हुए। अब हमारा दूसरा आइसोटोप था 6, 14, ठीक है, 14। तो ये जो 14 है, इसमें आपको पता है अगेन Z आपका 6 है, मतलब यही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 14 में से 6 जाने से कितना बचता है आपका? 8 बचता है, तो आपके न्यूट्रॉन 8 हो गए। तो वही है, ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा, शायद ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो आपके आइसोबार्स क्या हैं? आइसोबार्स आपके वो हैं जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। आइसोटोप आपके वो हैं जहां पर आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट आपका मास डिफर करता है। मास से तो डिफर कर रहा है तब से, ठीक है। वैसे ही क्लोरीन का भी एक एग्जाम्पल है। क्लोरीन एटम कंटेनिंग व्हाट इस क्लोरीन एटम कंटेन करता है, 1 सेकेंड, क्लोरीन एटम आपका कंटेन करता है 18 एंड 20 न्यूट्रॉन्स। कितना? 18 और 20 न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है। उनका 17 प्रोटॉन होता है। आपको अगर पता होगा, आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर बहुत अच्छे से नॉलेज है तो आपको पता होगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसका मास 35 होता है एंड 37 भी होता है। तो अगर इसका मास 17 है, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे एटॉमिक नंबर के, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही होंगे। इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होंगे। अब 17 माइनस 35 कितने हुए? 18 हुए। तो 18 इसके क्या होंगे? वो न्यूट्रॉन है। अगेन 17 माइनस 37 20 क्या है? 20 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या है? वो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ क्या बोल के रखा है? लास्टली एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन रिगार्डिंग आइसोटोप दैट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लास्ट चीज आप हमको आइसोटोप के बारे में बोलनी थी कि क्या है आइसोटोप जो होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, हमने आइसोटोप के बारे में बहुत पढ़ लिया। अब हम एक चीज आपको बता दें, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन एटम की, ठीक है, वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज कंट्रोल बाय व्हाट? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। मतलब एक कंपाउंड, एक कोई भी कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो किस पे डिपेंड कर रही होंगी? वो कंट्रोल करेगा कौन? वो सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली ये सारी चीज कौन कंट्रोल करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाउ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं? नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। एंड विच इज डिटरमाइंड बाई वो नंबर ऑफ प्रोटॉन। वही बोल के रखा है, केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो ऑफ एटम की वो कंट्रोल किससे होती है? नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन से। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे डिटरमाइन होता है? जो कि डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे हैं? इन न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने, उससे इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो जितने नंबर न्यूट्रॉन के प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में, दे हैव अ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो न्यूट्रॉन जितने भी प्रेजेंट हैं आपके, ठीक है, उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। न्यूट्रॉन का है भले ही उसका मास ज्यादा है बट उसका इतना इफेक्ट नहीं है केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में किसका इफेक्ट है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। सो बेसिकली आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इतना रोल नहीं प्ले कर रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज पे, वेरी लिटिल इफेक्ट, ठीक है। देयरफॉर ऑल आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट शोज केमिकल बिहेवियर। मतलब जितने भी आइसोटोप हैं, भले ही अलग अलग आइसोटोप दिख रहे हैं, पर उनका केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर बदल रहा है। आइसोटोप मतलब क्या? न्यूट्रॉन का नंबर बदल रहा है, राइट।
तो न्यूट्रॉन के नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो चीज, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी बुक के, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपके एग्जाम पे कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस में आ सकता है, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट BR 80 35 ये दे रखा है, और उसमें बोला है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो आपका इन दिस केस क्या है, आपको पता है BR दे रखा है, ये 35 दे रखा है, ये 80 दे रखा है। क्या दे रखा है? 35 80। ये 35 क्या होता है? ये सिंबल आपको मैंने बताया था। ठीक है, BR 35 80। आपको ब्रोमीन दे रखा है, ठीक है, ब्रोमीन दे रखा है, और ये बोला है ये 35 है और ये 80 है। ये मैंने बताया था, ये क्या होता है? ये आपका होता है Z, मतलब Z मतलब एटॉमिक नंबर, और ये होता है कि आपका मास, A मतलब मास। तो A आपका 80 है, Z आपका 35 है। अगर Z 35 है, एटॉमिक नंबर 35 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट? सेम एज द एटॉमिक नंबर। सो प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन भी 35 हो जाएंगे। और अगर प्रोटॉन 35 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी आपके 35 हो जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन भी 35, प्रोटॉन भी 35, और आपका न्यूट्रॉन निकालना है। आपको पता है न्यूट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? न्यूट्रॉन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है आपको पता है, जो आपका मास का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आपको A से प्रोटॉन को माइनस कर दो। A कितना है आपका? 80, उससे 35 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? ये आएगा आपका 45, ये आ जाएगा आपका 45। क्या आ जाएगा? 45। तो ये हो गया आपके आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था? आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कैलकुलेट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन कितने हो गए आपके, और इन व्हाट? ये न्यूट्रल स्पीसीज। ये एक BR आपका क्या है? न्यूट्रल स्पीसी है। ये भी समझ में आएगा, मैं नेक्स्ट एग्जांपल होगा उसमें आपको समझ आएगा न्यूट्रल स्पीसीज क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका सेम, आपका प्रोटॉन कितना आ गया? 35, इलेक्ट्रॉन भी आपका 35 आ गया, और आपका न्यूट्रॉन क्या हो गया? 45 आ गया। नाउ हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू व्हाट? 18। किसके इक्वल है? 18 के इक्वल है। एंड 16 रिस्पेक्टिवली। सो क्या बोला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे रखा है, देन प्रोटॉन दे रखा है, एंड देन न्यूट्रॉन दे रखा है इन स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। इसका मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सबसे पहले 18, प्रोटॉन्स कितने हैं? 16, एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, असाइन द प्रॉपर सिंबल स्पीसीज। तो क्या बोल दिया है आपको क्वेश्चन में बोला है, 1 सेकेंड, आपको क्वेश्चन में बोल दिया है यहाँ पर कि आपके पास एक कोई स्पीसीज दे रखी है जिसके पास आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? 16 प्रोटॉन दे रखे हैं, न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं? आपके 16 न्यूट्रॉन दे रखे हैं। तो देखो आपको प्रोटॉन दे रखा है तो आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर कितना होगा? सेम होगा। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 है? सल्फर का है, राइट? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, ठीक है, 16। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? इससे आपको पता चल सकता है कि मास नंबर क्या होगा? A होगा आपका 16 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 16, और ये क्या हो गया आपका? 32 हो गया। तो मतलब सल्फर है जिसका मास 32 है, एटॉमिक नंबर 16 है। ठीक है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या दे रखा है आपको? इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको 18 दे रखा है। अब आप सोचो इलेक्ट्रॉन 18 कैसे दे सकता है? अगर ये केमिकल एकदम न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है, अगर ये न्यूट्रल जो स्पीसी ये दे रखी है, ये सल्फर है, ये न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 16, पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। कितने हैं? सॉरी 18 है। तो 16 में से अगर आपका 16 में से 18 को अगर माइनस करते हो तो कितना बचता है? -2 बचता है। कितना? -2 बचता है। तो मतलब सल्फर क्या होगा? -2। ये है, ये स्पीसीज है। क्या है? ये स्पीसीज। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी मैं फिर से समझाऊंगी, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी रखी है, ठीक है। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमको 16 पता चल गया। द एलिमेंट हमारा सल्फर है, 16 नंबर एलिमेंट हमारा सल्फर होता है। द एटॉमिक मास हमको पता है, नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन 32 हो गया, हमको पता चल गया। द स्पीसीज इज नॉट न्यूट्रल। क्यों ये स्पीसीज न्यूट्रल नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे 18 और 16 दे रखा है। So it is proton, so species is not neutral as number of proton और number of neutron क्या है आपका? इक्वल नहीं है। It is anionic, और जब species anionic तब होती है जब उस पे नेगेटिव चार्ज हो,
विद चार्ज इक्वल्स टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो स्पेसीज है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। क्यों नेगेटिवली चार्ज है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, दैट ऑफ दी प्रोटॉन के चार्ज से। मतलब यहाँ पर आपके प्रोटॉन्स का नंबर, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से ज्यादा है। अगर प्रोटॉन आपके 20 होते और ये 18 होता तो कम होता, बट यहाँ पर 18 है इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन 16 ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, स्पेसीज जो प्रोटॉन से ज्यादा है, तो उसका मतलब वो नेगेटिव स्पेसीज है। नेगेटिव स्पेसीज मतलब वो एनायन है। इट इज एनायन दैट इज नेगेटिवली चार्ज विथ चार्ज इक्वल टू व्हाट, 18 - 16 दैट इज 2। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, दैट इज व्हाट, बिफोर यूजिंग द नोटेशन एक्स, ये नोटेशन यूज करने से पहले हमको एक चीज देखनी पड़ेगी कि वेदर हमारी जो स्पेसीज है वो न्यूट्रल है या नहीं। तो हमको चेक करना है वेदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे बराबर हैं या नहीं। अगर कोई स्पेसीज कैटायनिक और एनायनिक है, ठीक है, इफ इट इज अ न्यूट्रल, इक्वेशन 3, मतलब ये जो इक्वेशन 2.3 है, ये जो इक्वेशन 3 है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सेम होते हैं। ये आपका किसके लिए वैलिड है? ये तभी वैलिड है जब आपकी कोई स्पेसीज क्या है, कैटायनिक और एनायनिक नहीं है, वो एक न्यूट्रल स्पेसीज है। इफ इट इज अ न्यूट्रल स्पेसीज, अगर वो एक न्यूट्रल स्पेसी है, ठीक है, तभी वैलिड है, वैलिड। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। इफ द स्पेसीज इज एन आयन, अगर कोई स्पेसीज आयन है, डिटरमाइन वेदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर लार्जर। हमको क्या देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से वो अगर लार्जर है, अगर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से लार्जर है तो मतलब वो एनायनिक स्पेसीज है, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, जो अभी थी हमारी, ठीक है। अगर वो प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा, जैसे प्रोटॉन का नंबर 16 था और इलेक्ट्रॉन का कितना था, 18 था, प्रोटॉन के नंबर ज्यादा तो वो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है। और अगर वो प्रोटॉन के नंबर से स्मॉलर है तो वो क्या है आपकी, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेदर द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स आर लार्जर। प्रोटॉन्स, हाँ मैंने आपको एनायन के नंबर में बता दिया, ये क्या, वेदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लार्जर, मतलब आप चाहो तो प्रोटॉन्स के टर्म में देख लो या फिर चाहो तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देख लो। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बताया, तो मैंने कहा कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोटॉन से ज्यादा है तो वो आपकी एनायनिक स्पेसीज है, ठीक है। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन से कम है तो मतलब वो आपकी कैटायनिक स्पेसीज है। यहाँ पे उल्टे टर्म्स में प्रोटॉन के टर्म्स में दे रखा है, नथिंग प्रॉब्लम, नथिंग इशू, आप अपने मन से समझ सकते हो, ठीक है। इसमें ये बोल के रखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर लार्जर है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा बड़े हैं, तो वो आपकी कैटायनिक स्पेसीज है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। और अगर आपकी प्रोटॉन स्मॉलर है तो मतलब वो क्या है, प्रोटॉन स्मॉलर है आपके चार्ज से तो वो आपका एनायन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। देन दैट ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन्होंने प्रोटॉन के टर्म्स में बताया, आप इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी समझ सकते हो। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको पता है इज ऑलवेज गिवन एज A/Z, वेदर आपका स्पेसीज न्यूट्रल हो या कुछ भी हो, ठीक है। सो आई थिंक ये दो एग्जाम्पल्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। नाउ हमने ये ड्रॉबैक और रदरफोर्ड मॉडल तो पढ़ ही चुके हैं हम। सो हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे थोड़ी बहुत आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको जब खुद से पढ़ना होगा तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। दिस ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड। ये थोड़ा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसमें 2-3 न्यूमेरिकल हैं जो कि हम कर लेंगे। एक फॉर्मूला है सी का, दैट इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है लैम्डा के वेवलेंथ की टर्म्स में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड आई थिंक आपके एग्जाम्स में जितना तक मैं पढ़ा दूंगी उतना ही आएगा, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। हाँ, यस, वन मोर थिंग, दैट डे आई हैव डिडंट टेल यू द न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, राइट। सो ये था आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन वाला न्यूमेरिकल हमने कर रहे थे हम, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम हमने को वेवलेंथ निकालना बच गया था, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। तो यहाँ पर हमने सब कुछ एनर्जी निकाल दी थी, ठीक है, यहाँ तक। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था ये एनर्जी हमारी इमिटेड, जो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया था। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं हैव एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उनकी एनर्जी होती है उनके पास, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके पास एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में डिनोट होती है, दैट इज हैविंग द फॉर्मूला E इक्वल्स टू hc/λ। ये होता है hc/λ। यहाँ पर h क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला दिया था जिसने भी मैक्सवेल निकाली थी ना, आपको ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके पास एनर्जी होती है, और वो एनर्जी दिस इज E इक्वल्स टू hc/λ। और h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, E आपका एनर्जी ऑफ वेव है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो एनर्जी निकली थी वो क्या थी,
एमिशन हुई थी, एमिटेड हुई थी ना, ये इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ, ठीक है। जो एमिशन हुआ है हमने ये पढ़ा था, ठीक है। एमिशन हो सकता है किस किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, EMW। तो ये क्या है, ये एनर्जी किसकी दे रखी है, ये एनर्जी दे रखी है आपकी वेव्स की। किसकी दे रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो मतलब ये जो एनर्जी है, ये आपकी जो एनर्जी एमिट हुई है जो ऑर्बिट से, इस ऑर्बिट से, उसके बराबर हो सकती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी तो एमिशन ही हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो E है इज इक्वल्स टू डेल्टा E, जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ से, डेल्टा E हमने जो कैलकुलेट किया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसकी डेल्टा E की वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब ये जो E है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डेल्टा E डाल दो, डेल्टा E HC बाई व्हाट, लैम्डा, ठीक है। हमको पता है H की वैल्यू क्या होती है, 6.636 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर, हमको लैम्डा निकालना है, तो हमने लैम्डा को यहाँ पर रख दिया HC बाई डेल्टा E। अब हमको पता है डेल्टा E जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है वो क्या है आपका, वो आपका जूल्स में। तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एनर्जी को। सो ये एक बहुत थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा, राइट। आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के रिजल्ट गलत हो सकते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर पुट कर दी और इसको हमने एज इट इज यहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि ये कन्वर्जन करना पड़ जाएगा। तो हम आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताएंगे जो कि बहुत ईजी है, आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, ये E था, ये HC था। आपको पता है H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि खुद कांस्टेंट है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है ना, राइट। C भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है। तो अगेन हम ये फॉर्मूले में लिख दिया E इज इक्वल टू HC और 1 बाई लैम्डा को अलग से लिख दिया, ठीक है। और ये क्या हुई, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। और इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो हुई 12375। क्या हुई, 12375। ये याद कर लो एकदम अच्छे तरीके से, दिमाग में बैठा लो। और यहां पर जो एनर्जी है वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी रखी होगी, आपको लैम्डा निकालना है, तो सिंपल ये इक्वेशन में पुट कर दो और आप ऐसी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कन्वर्जन में बहुत अच्छे हो तो आप ये फॉर्मूला अडॉप्ट करो, आराम से करो, कर लोगे सॉल्व, ठीक है। इससे भी कर लोगे, बट वही गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया। ये फॉर्मूला लगा दो और आपका आराम से लैम्डा निकल जाएगा। तो हमको पता है ये जो E है हमने इसको डेल्टा E मान लिया था, तो डेल्टा E आपकी 10.2 थी और 12375 डिवाइड बाई लैम्डा, हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा इज इक्वल टू 235 डिवाइड बाई 10। ये जो आंसर आना है सॉल्व करके वो आपका काम है, ये तो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व होगा। और ये क्या है आपका, ये आपका है बेसिकली, ये आपका बेसिकली एंगस्ट्रॉम है। तो ये जो एनर्जी आती है और ये जो फॉर्मूला होता है उसमें बाद में जो ये बेसिकली लैम्डा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा वो एंगस्ट्रॉम में रहती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा एंगस्ट्रॉम में रहती है और एनर्जी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको जो आएगा वेवलेंथ आपके एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगी। सो दैट इज फॉर द टुडेज क्लास स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे और आप लोग एकदम पढ़ते रहिए, जरूरी है पढ़ना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।